गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूजा मैडम हूँ और इस साल मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है। फर्स्ट टाइम हम लोग अभी इंटरेक्ट करेंगे इस साल, ठीक है। तो साइंस का पहला लेसन जो है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स देखो, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये जो टॉपिक है इसे हमें पढ़ना है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उन्हें किस तरीके से क्लासिफाइड किया है अलग अलग क्लासेस में, ठीक है। ये हम लोग वैसे देखा जाए तो बहुत पहले से सीख रहे हैं, 5th क्लास से 6th क्लास से आपने देखा होगा डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स का, है ना। अब माइक्रोब्स मतलब क्या होता है, बेसिकली हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें पहले याद कर लेते हैं। माइक्रोब्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आई से या खुली आंखों से दिखते नहीं हैं, उन्हें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, उसी को माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है। अब लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या आएगा, उसमें कई सारे एनिमल्स आएंगे जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अपने आजू बाजू भी अगर हम लोग देखेंगे तो हमें कितने सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। तो आप सोचो पूरी अर्थ पे कितने सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे, है ना। तो फिर जब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, वैसे ही अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से इनके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकें। ऐसे करोड़ों ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे है। तो अगर हम लोग एक एक का अगर देखने जाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा स्टडी करना, रिसर्च करना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ पे बेसिस फिर उनकी स्टडी करते हैं। जो इतने सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें एक ग्रुप में डाला जाता है। तो सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे इनको क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी मैंने आपको जो बताया, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन की, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, इतने करोड़ों अरबों ऑर्गेनिजम्स होंगे, इनके बारे में सेपरेटली अगर हम लोग देखना चाहें तो पॉसिबल नहीं होता है। उनको अगर हम क्लासिफाइड करते हैं, ग्रुप वाइज करते हैं, ग्रुप बनाते हैं उनका, तो उनकी स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, पढ़ा है इसके पहले वर्ड हमने बायोडाइवर्सिटी, है ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग एक ही चीज़ की अलग अलग स्पीसीज़ होना। जैसे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग लेते हैं गाय हमें कितने अलग अलग टाइप की दिखती है ना। कुछ रेड रहती है काउज़, कुछ ब्लैक रहती है, कुछ वाइट रहती है ना। कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती है गायों की जो बहुत ज़्यादा दूध देती है। तो ऐसे एक काऊ ही है, लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रजातियाँ हमको दिखती है, अलग अलग स्पीसीज़ देखते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। Now, last year we learned that all the living organisms on Earth have adapted according to geographic region, food ingestion, defense, etc. While adapting, many differences are observed in the organism of same species too. अब इसमें देखिए कुछ वर्ड्स आए हैं। जियोग्राफिक रीजन क्या होता है, मतलब जिस एरिया में वो लोग रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसे कहते हैं जियोग्राफिक रीजन। फूड इंजेशन यानी कि उनका खाना वो लोग किस तरीके का खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, या फिर हर्बीवोरस है यानी कि घास वगैरह जो खाते हैं। डिफेंस मतलब खुद की रक्षा किस तरीके से करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी एनिमल जहाँ रहते हैं उस हिसाब से वो अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें उनमें बदल जाती है, और ये सब करते हुए क्या हो जाती है, कुछ चीज़ें वो लोगों में डिफरेंसेस लाती है। मतलब अगर एक ही स्पीसीज़ है, जैसे कि मैंने बोला कि काऊ है, गाय है, तो अपने यहाँ की गाय और किसी और देश की गाय अगर हम देखते हैं तो उसमें डिफरेंसेस दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि वहाँ का रीजन, वहाँ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, अपने यहाँ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, वहाँ उनको जो खाना मिलता होगा वो डिफरेंट है, अपने यहाँ का डिफरेंट है। इस हिसाब से उन्होंने अपने आप में क्या कर दिए हैं, अडेप्टेशन कर दिया है, बदल कर दिया है, ताकि उस एरिया में वो वहाँ पर अच्छे से खुद को सेटल कर सके, वहाँ पर ज़िंदा रह सके। According to 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea.
क्या बोला गया है, 2011 में जो ये जो एनिमल्स है उनकी गणना, जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जनगणना जो हम बोलते हैं उस तरीके से की गई, तो पता चला कि 87 मिलियन स्पीसीज़ इस अर्थ पे है अभी भी। 87 मिलियन, सोचिए अगर एक एक का हम लोग अगर स्टडी या रिसर्च करने जाए तो पॉसिबल होगा क्या, नहीं। टू स्टडी सच वास्ट नंबर इट वॉज इसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स, मतलब अगर हमें उनकी स्टडी करना है तो ये बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है कि हमें उनको ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वेयर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फिर इनका ग्रुप कैसे बनाया, उनके सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे इनको ग्रुप किया गया और सब ग्रुप किया गया। ठीक है, इसके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर आते हैं कुछ तो मैं आपको वो बता रही हूँ, आप इसे कॉपी में उतार लीजिएगा। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल का मतलब होता है बायोलॉजिकल, बायो मतलब लिविंग, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको रिलेटेड अगर कुछ वर्ड आते हैं तो उसमें बायो हमेशा लगा हुआ रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने की ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखनी है। रॉबर्ट हार्डिंग विटकर was an American ecologist. In 1969, he divided living organisms into 5 groups. रॉबर्ट हार्डिंग विटकर नाम के जो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। अब वो 5 ग्रुप्स कौन से हैं, देखो यहाँ पर 1.1 नंबर की जो डायग्राम दिख रही है आपको, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, है ना, 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फिर उनमें आपको 5 किंगडम दिख रहे हैं, देखो फर्स्ट नंबर पे दिया है मोनेरा, दूसरा दिया है प्रोटिस्टा, तीसरा दिया है फंगी, नेक्स्ट है प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरीके से 5 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन आपने पहले भी सीखा होगा, बराबर है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये भी हमें पता है, फिर भी हम लोग एक बार फिर से इसे रिवाइज 100% करेंगे आगे। जैसे जैसे ये वर्ड्स आएंगे वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। अब ये जो विटकर ने क्लासिफिकेशन किया, तो ये कौन से बेसिस पे किया, क्या सोच के उसने ये क्लासिफिकेशन किया, किस टाइप से उसने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को कौन कौन से कैरेक्टर वाइज उनको एक ग्रुप में डाला है। ठीक है, तो पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब जो भी एनिमल है उसका सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होता है। ठीक है, अगर प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट में डाला है, अगर सेल यूकैरियोट है तो यूकैरियोट्स में डाला है। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। सबसे पहले था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल कैसी है उसके बेसिस पे, फिर है ऑर्गेनिज्म कैसा है उसके बेसिस पे। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, यानी कि एक ही सेल से बना हुआ, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है, उसे कहते हैं मल्टीसेलुलर। तो 2 ग्रुप हमने देखे, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। उसके बाद है थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उनका खाना किस तरीके से बनता है। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक। प्लांट्स है तो कैसे रहेंगे, ऑटोट्रॉपिक है और फोटोसिंथेटिक है, यानी कि खुद ही खुद का खाना तैयार करने वाले। फंगी है, सैप्रोफिटिक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड हुए वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर जो खुद का खाना बनाते हैं उनको कहते हैं सैप्रोफाइटिक। तो फंगी क्या होती है, सैप्रोफाइटिक। उसके बाद है एनिमल्स, हेटेरोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव, यानी कि वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद है फोर्थ लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। अगर प्लांट है तो रहेगा प्रोड्यूसर, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, खुद का खाना खुद ही तैयार करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग बाकी दूसरे एनिमल्स भी उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए वो हमारे प्रोड्यूसर भी होते हैं। एनिमल्स कंज्यूमर रहेंगे, क्योंकि खुद का खाना खुद तो तैयार कर नहीं सकते, हमेशा प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड रहते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं।
कंज्यूमर्स और तीसरा है फंगी यानी कि डीकम्पोजर्स। हमने अभी ऊपर देखा था कि वो क्या करते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, कोई डेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे वो अपना न्यूट्रिशन उनको मिलता है। उसके बाद है फिफ्थ कैरेक्टर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। कुछ चेंजेस होते गए लाइफ में इनके, और फिर ये कैसे चेंजेस होते गए, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कैसे बने, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर कैसे बने। तो ये जो कैरेक्टर्स है, ये जो 5 कैरेक्टर्स है, इनके बेसिस पे विटकर जो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट 5 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपका होमवर्क, आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको डायग्राम 1.1 कॉपी में उतारनी है पूरी वैसी की वैसी, क्योंकि हमेशा आती है पेपर में। और दूसरा आपको मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल क्या होती है, ये आपको ढूंढ के निकालना है और उसको कॉपी में लिखना है। ठीक है, कल हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बाय।